नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात में हम फिर से स्वागत कर रहे हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी का। संजय जी, स्वागत के साथ देखिए, चुनाव आयोग ने कल रणभेरी बजा दी। महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो गया, झारखंड के चुनाव का ऐलान हो गया और बिहार के उपचुनाव का ऐलान हो गया। 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे, तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज। दोनों गठबंधनों की इज्जत फिर से फंसेगी। तेजस्वी यादव कितने ताकतवर, नीतीश कुमार में कितनी ताकत, यह तो तय होगा ही होगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर क्या कर पाते हैं, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 2024 में ही सेटल कर देंगे। देखिए, आज तारीख है 16 अक्टूबर और 2 दिनों के बाद या यूं कहें कि परसों से ही चुनाव का नामांकन पत्र भरा जाना प्रारंभ हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों का ऐलान करने का फैसला किया है। अभी से कुछ देर बाद वह उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। उनके उम्मीदवार कौन होंगे, यह देखने की बात होगी। और यह देखना भी होगा कि जो इंडिया ब्लॉक है और जो एनडीए है, वह क्या इस उपचुनाव में परिवार से, बाहुबलियों से दूर जाता है या बचता है। और इस बीच हमें चर्चा यह भी करनी होगी कि गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, क्या इस उपचुनाव के वक्त यह यात्रा एनडीए को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचा देगा। वैसे भी तल्खी देख रहे हैं, जेडीयू इस यात्रा को लेकर बहुत ही दूसरे मूड में है और बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। तो गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे और इधर चुनाव की रणनीति बनेगी। तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज चारों महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि यहाँ के जीते हुए विधायक जो 2020 में चुनाव जीते थे, वे लोकसभा के सदस्य बन गए हैं। तो यहाँ उनकी प्रतिष्ठा भी बचेगी। आप तो सांसद बन गए, लेकिन आपकी पार्टी क्या जीत पाई? नीतीश कुमार की सेहत क्या कहती है, जनता देखेगी। तो बिहार की बात की शुरुआत हम करते हैं कि इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होना है, यहाँ का परिदृश्य हम लोग किस रूप में देखना प्रारंभ करें। इस कार्यक्रम के समाप्त होते ही देखिए, जनसुराज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उम्मीदवारों का ऐलान होना है। वे उम्मीदवार किन्हें बनाते हैं, उनमें क्या दिखता है, वह चुनाव मैदान में कितना टिकेंगे, इसकी बात भी हम लोग शाम में या कल फिर बिहार की बात में तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन संजय जी, उपचुनाव की रणभेरी बच गई। बिल्कुल। और पार्टियों की प्रतिष्ठा, बिल्कुल आपने सही कहा कि पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। जी अब सुरेंद्र यादव बेला से विधायक रहे हैं, लंबे दिनों से जी। विधायक रहे हैं, लगातार वो जीतते रहे हैं। इस बार हम्म, जहानाबाद के सांसद हो गए। अब वो क्या क्या बोल रहे हैं कि सुरेंद्र यादव की जो ताकत है उसका लोगों को अंदाज नहीं है, हम जब तीसरा नेत्र खोलेंगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो क्या सुरेंद्र यादव अपनी प्रतिष्ठा और अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा बचा पाएंगे बेलागंज में? बिल्कुल। इमामगंज, जीतन राम निश्चित तौर मांझी। पर उनके बेटे को चुनाव लड़ना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनके बेटे जी प्रबल दावेदार हैं और हम समझते हैं कि आरजेडी उनको टिकट भी देगी, क्योंकि हम्म, सुरेंद्र यादव ने बता रखा है कि उस जमीन को तो हमने सींचा है, हमने उर्वर हम्म, किया है। उस जमीन, परिस्थितियां जो रही हो, सत्ता का परिवर्तन होते रहा, लेकिन सुरेंद्र यादव बेलागंज से लगातार जीतते रहे। तो जी। उम्मीदवारी तेजस्वी तो यादव उनकी। क्या, एक और यादव जी देखिए दरबार लगा रहे हैं, जितेंद्र यादव। देखिए ये महेश सिंह यादव के बेटे हैं, वह भी दरबार लगा रहे हैं। और कहा जा रहा है देखिए कि अभी तेजस्वी यादव ने फैसला नहीं किया। क्या यही बात है कि सुरेंद्र यादव कह रहे कि हम तीसरा नेत्र खोल देंगे तो क्या होगा? संभव है कि वो जी, इस तरफ भी वो इशारा कर रहे होंगे कि कैसे वो दृश्य। तो हम लोगों ने देखा था ना कि कैसे सुरेंद्र यादव के खिलाफ तेज प्रताप यादव हो गए थे और एक जी। उम्मीदवार जहानाबाद लोकसभा में खड़ा कर दिए थे और सुरेंद्र हम्म, यादव को हार का सामना करना पड़ा था। तो 2019 में। हाँ, 2019 के जो लोकसभा का चुनाव जी था जहानाबाद में। जी तो ऐसा जी। कुछ नहीं है कि सुरेंद्र यादव कुछ तय कर देंगे और वही चीजें हो जाएगी, या तेजस्वी यादव के मन में क्या चल रहा है, इसको अभी जी
नहीं कहा जा सकता है कि स्थितियां क्या बनेंगी। जहां जी। तक इमामगंज की बात है, इमामगंज में हम्म। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमारी पकड़ है, हम वहां हम्म। से विधायक थे और ठीक है लोकसभा के सदस्य बन गए गया से, लेकिन वहां हम तय करेंगे। अब संतोष हम्म। मांझी की पत्नी का नाम आ रहा है, दीपा मांझी की नाम की चर्चा चल रही है बिल्कुल। कि वो जीतन राम मांझी उनको लड़ाना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि एनडीए उसके लिए तैयार भी हो जाए। जी। इधर देखते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से उदय नारायण चौधरी या किन पर वो दांव लगाया जाता है, ये थोड़ा इंतजार हम लोग को करना होगा। जहां तक तरारी की बात है तो सुदामा प्रसाद वहां के सीपीआईएमएल के एमएलए थे, अभी वो लोकसभा के सदस्य हो गए हैं। तो सीपीआईएमएल अपनी दावेदारी कर रही है कि हम लड़ेंगे, और इंडिया गठबंधन को शायद सीपीआईएमएल का जो स्ट्राइक रेट रहा है उसमें जी उनको बिल्कुल। सीट देने में भी उनके यहाँ कैंडिडेट को लेकर के कोई मारामारी नहीं होती है। एक बार राजू यादव के नाम की चर्चा भी चल रही है। राजू यादव के नाम की चर्चा है, और दीपंकर भट्टाचार्य और पार्टी की कोर कमेटी एक बार जब चीजों को तय कर देती है तो वहां फिर कोई जी। विवाद नहीं होता है, सारे सदस्य हम्म। लग जाते हैं। लेकिन हम्म। वहां एक दिलचस्प वाकया है जिस तरफ आपने इशारा किया, सुनील पांडे और सुनील पांडे के बेटे बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो बिल्कुल। क्या तरारी की सीट बीजेपी के खाते में जाएगी या जेडीयू अपने हिस्से में रखेगी, क्या होगा? क्या सुनील पांडे या सुनील पांडे के बेटे की उम्मीदवारी की चर्चा ज्यादा चल रही है। हाँ, तो माना यही जा रहा है कि देखिए केवल बेलागंज जो है वहां जेडीयू लड़ेगी और रामगढ़ और तरारी जो है वह बीजेपी लड़ेगी। यह बात करीब करीब तय हो गई। इमामगंज हम पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। और रामगढ़ में हम्म। तो चूंकि सुधाकर सिंह के बाद उनके भाई हैं, वो प्रबल दावेदार हैं इंडिया गठबंधन के। जी। अब जो एक हम्म। दिलचस्प चीज यह है कि जो हम्म। सीटिंग एमएलए थे जो अब लोकसभा के सदस्य बन गए, क्या हम्म। वो अपनी सीट को बचा पाएंगे, या बिल्कुल। क्या एनडीए गठबंधन उस सीट को अपने हिस्से में ले लेगी, या एनडीए जी। गठबंधन जीत लेगी, या एक जो हम्म। तीसरा कोण प्रशांत किशोर जी का आ रहा है कि क्या हम्म। प्रशांत किशोर जी अब उस खेल में शामिल हो गए हैं। चूंकि इन्होंने कहा था कि अगर चुनाव की घोषणा पार्टी बनने के बाद होगी तो निश्चित रूप से बाई इलेक्शन लड़ेंगे, और यहां तक कहे थे कि 24 में ही चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि सेटल जनसुराज कर का देंगे। क्या प्रभाव है। तो जी अगर बिल्कुल। ये जनसुराज का ये अगर लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जाए बाई इलेक्शन, कि जी। जनसुराज ने उम्मीदवार दिया, जनता ने हम्म। कितना इन पर भरोसा किया, और जनसुराज बिल्कुल। अगर एक कोण बना देती है, अगर हम्म। अपना जीतने में कामयाबी मिले ना मिले, अगर वो एक फैक्टर साबित हो जाती है, तब भी हम्म। जनसुराज की मजबूत उपस्थिति मानी जाएगी। और अगर जीत लेती है सीट, तब तो माना जाएगा। चूंकि हम लोग ने देखा है रुपौली में कि किस तरह से रुपौली में लोगों ने इंडिया को भी संगठन नकारा, चौधरी को। एनडीए को भी हम्म। नकारा, और दोनों को नंबर टू नकारा। भी हो जाते हैं, नंबर टू भी हो जाते हैं तो फिर तो वो माना जाएगा ना कि देखिए मुख्य मुकाबले में है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नंबर टू भी अगर हो गए तो बिल्कुल आमने सामने के टक्कर में वो आ गए। मतलब जी। जनसुराज अब एक बिल्कुल जनता के लिए जनसुराज एक ऑप्शन हो गया। तो ये जी। एक बड़ी बात होगी। तो ये बड़ा दिलचस्प बाई इलेक्शन इस बार होने जा रहा है, जिस हम्म। बाई इलेक्शन में देखना होगा एनडीए और इंडिया के बीच में एक तीसरे विकल्प के तौर पर जनसुराज अपने को स्थापित कर पाई या जनसुराज स्थापित नहीं कर पाई। हम्म। लेकिन अगर जनसुराज स्थापित करने में सफल हो गई, हम लोग मान करके चल रहे हैं, चूंकि जी चारों सीट पर उनके उम्मीदवार की घोषणा हो रही है, और बिल्कुल। जनसुराज में जो कुछ कयास भी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर इनकी उम्मीदवार, जैसे तरारी में आनंद मिश्रा की बात चल रही है, जो हम्म। सरफेस पर खबरें आ रही है कि तरारी से आनंद मिश्रा उम्मीदवार होंगे। तो बिल्कुल जनता के बीच में एक ऑप्शन होगा कि आपको चुनना है तो चुनिए। एक पढ़ा लिखा जी। हुआ एक नौजवान को आप तय करेंगे, या आपके एक जिम्मे, आईपीएस अधिकारी को। हाँ, एक आईपीएस पदाधिकारी जो रहे हैं, और वो भी आईपीएस अधिकारी जो परफॉर्मर रहे हैं, असम हाँ कैडर के बिल्कुल। रहते हुए उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। तो कहते जी। हैं ना कि भाई विकल्पहीनता की स्थिति में जनता के सामने जो उम्मीदवार रख दी जाती है, थोप दी जाती है, जनता को उनके चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जनसुराज तो बिल्कुल। थोड़ा इससे अलग हट करके बात कर रही है कि नहीं, हम हम्म। एक वैसा विकल्प आपको देंगे जो उम्मीदवार आपके प्रति रेस्पॉन्सिबल भी होगा, और टेस्टेड भी आप बहुत कम दिन में कर लीजिएगा। अगर बाई इलेक्शन में आ रहे हैं
और ड्यू है 2025 का नवंबर बिहार के चुनाव का, तो 1 साल के लिए ही आप चुनेंगे उनको। तो जी 1 साल में टेस्टेड भी हो जाएंगे कि वो परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं कि, तो बड़ा दिलचस्प बिहार का बाई इलेक्शन होगा। इसमें जी कोई दो राय नहीं। हम्म। नहीं संजय जी, ये तो कह रहे हैं, ठीक, आपकी दो राय नहीं है, लेकिन यह जो उपचुनाव है वह नीतीश कुमार की भी बड़ी परीक्षा लेने वाला है। जो नीतीश कुमार को लेकर इतनी चर्चाएं, हम यह भी देखेंगे कितनी यूनिटी रहती है, नीतीश कुमार का लीडरशिप किस रूप में प्रकट होता है, नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिलता है, किस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण होता है, प्रशांत किशोर किसके वोट बैंक में सेंधमारी करते हैं, और तेजस्वी यादव जिन्होंने कुशवाहा मतों में विभाजन पैदा कराया लोकसभा चुनाव में, क्या यह गति जो है विधानसभा के उपचुनाव में भी बनी रहती है? क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो रही है, शुरू हो गई है कह लीजिए, और उन्हें यात्रा को अब विराम देना होगा, क्योंकि यह चुनाव उपचुनाव भी लड़ा जाना है। और देखिए, मैं यह मानता हूं कि कोई सेमीफाइनल होता नहीं है, हर चुनाव जो होता है चाहे उपचुनाव हो वह फाइनल ही होता है, क्योंकि सेमीफाइनल में जो हार जाता है वह टीम तो फाइनल लड़ती ही नहीं लड़ती है। तो इसलिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव क्या 2025 के लिए तैयार हो चुके हैं, और क्या नीतीश कुमार 2025 में भी 2010, 2015 और 2020 की स्थिति में रहेंगे? क्योंकि इस बार 2020 की तरह लोचा नहीं है, चिराग पासवान साथ है, लेकिन इमामगंज में देखना होगा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, एक आरक्षण के भीतर आरक्षण के पक्ष में है, दूसरे खिलाफ है, वहां इसका क्या परिणाम होता है, इसे भी समझने की जरूरत है संजय जी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि देखिए, शाहाबाद और मगध, अगर बाई इलेक्शन को हम लोग देखें तो ये दो हम्म, इलाके हैं जहां पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। और बिल्कुल। शाहाबाद और मगध की जो सीटें थी वो सीटें इंडिया गठबंधन अपने हिस्से में ले गई। कहा जी जाता है कि जो कुशवाहा मतदाता था, जो माई समीकरण था, वो माइक तक पहुंच गया। मुस्लिम यादव बिल्कुल। के साथ कुशवाहा भी उनके साथ जुड़ गए। तो हम्म, क्या ये समीकरण लोकसभा के बाद बाई इलेक्शन में भी दिखेगा? अगर हम्म, दिखेगा तो नीतीश कुमार स्वाभाविक रूप से वहां कमजोर पड़ेंगे, और हम्म, अगर कमजोर पड़ेंगे तो परिणाम कोई और ले जाएगा। इमामगंज की बात आपने कही कि बिल्कुल सब कैटेगरी को लेकर के जिस तरह से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में आमने सामने तनातनी चल रही है, हम्म, वो यहां तक अरुण भारती आकर के कह गए कि भाई पारिवारिक मामले में जीतन राम मांझी जी हस्तक्षेप न करें, कि पशुपति हम्म, कुमार पारस का योगदान है कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान। तो हम्म, तनातनी तो चल रही है। अब चिराग पासवान वहां पर क्या करेंगे, चूंकि वो सुरक्षित सीट है, और उस जी सुरक्षित सीट पर कभी कभी होता क्या है कि जिसको कहते हैं ना लंघी मार देना, तो लंघी भी बिल्कुल। मारने की गुंजाइश वहां बनती है। उम्मीदवार हो हम्म, सकता है कि किसी और का हो, वो उम्मीदवार जनसुराज का हो, उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का हो, लेकिन अप्रत्यक्ष समर्थन भी कभी कभी लोग कर देते हैं, जबकि जी, गठबंधन कहीं और होता है। इसकी हम्म, संभावना भी बनती है। देखते हैं कि जीतन राम मांझी क्या अपनी उस सीट को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो सीट तो उनके हम्म, हिस्से की सीट है, हम जी, पार्टी की सीट है। तो क्या वो हम्म, बचा लेंगे या नहीं बचा पाएंगे? जहां तक बेलागंज की बात, बेलागंज में एक कोण और बनने की गुंजाइश है, और वो उम्मीदवार अगर मुस्लिम कैंडिडेट, हम्म, बेलागंज में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी आबादी है। तो बिल्कुल। अगर मान लिया जाए कि एक कोण बनता है और कोई पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव लगा देती है वहां, हम्म, तो उस स्थिति में क्या स्थिति बनती तो कुछ बात की चर्चा है कि देखिए, यदि सुरेंद्र यादव के बेटे लड़ेंगे या आरजेडी से कोई भी यादव लड़ेगा, तो जेडीयू की ओर से मनोरमा देवी की चर्चा फिर से चल रही है, बिंदी यादव की पत्नी, कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है, नीतीश कुमार ने वचन दिया है। तो दो यादव आपस में लड़ेंगे, तो क्या प्रशांत किशोर किसी मुसलमान को उतार देंगे? क्या मुसलमान भूमिहार एक हो सकते हैं? क्या मुसलमान कुशवाहा एक हो सकते हैं? यह समझने की बात है, और फिर बेलागंज की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। है? हाँ, बेलागंज की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि जहानाबाद से लोकसभा के उम्मीदवार अरुण कुमार एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े थे बसपा के टिकट पर। एक दिन जी जब उनसे पूछा गया कि भाई बेलागंज के बाई इलेक्शन में आपका क्या रोल हो,
तो उन्होंने बिल्कुल। कहा कि मैं एनडीए का साथ दूं। हम्म। अब खेल तो बड़ा दिलचस्प होगा। आप बिल्कुल। जहानाबाद में कुछ दिन पहले ही आप बसपा के उम्मीदवार हैं, एनडीए के हम्म। खिलाफ आप चुनाव लड़े हैं, लेकिन बेलागंज में कहते हैं कि एनडीए उम्मीदवार के साथ हम रहेंगे। हम्म। प्रशांत किशोर जी का उम्मीदवार कौन होगा? अगर वो माइनॉरिटी पर दाव लगाते हैं, और बिल्कुल आपने सही कहा कि माइनॉरिटी और अगर भूमिहारों का एक कॉम्बिनेशन वहां बन जाता है और दो यादव हम्म। मैदान में आमने सामने हो जाते हैं, तो खेल तो कुछ और हो जाएगा। रुपौली में देखिए ना, 8,000 मात्र राजपूत मतदाता थे, बिल्कुल। 45,000 मुसलमान वहां थे, और बाकी तो अति पिछड़ा पिछड़ा का वोट था। जी। 8,000 मत लाने वाला, ये मत रखने वाले शंकर सिंह, जो राजपूत जाति से, वो चुनाव जीत जाते हैं, और हम्म। चुनाव जीतने के बाद वो आकर के नीतीश कुमार जी से मिलने लगते हैं। तो दिलचस्प तो होगा ही, बेलागंज का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होने की उम्मीद है नहीं, कि देखिए बेलागंज में अभी आपने कहा कि देखिए अरुण कुमार की बात कर ली, देखना यह भी होगा कि यदि अरुण कुमार एनडीए उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं तो जगदीश शर्मा जो चुप बैठ गए थे लोकसभा चुनाव के वक्त, जगदीश शर्मा का वजन कितना बड़ा है जहानाबाद की राजनीति में, या यूं कहें कि मगध की राजनीति में, जगदीश शर्मा इस चुनाव में क्या भूमिका निभाते हैं? क्या फिर से चुप बैठे रहेंगे? क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ हुआ है उससे वे बहुत खुश नहीं है, और वह 2025 की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। तो अरुण कुमार यदि एनडीए को साथ देंगे तो जगदीश शर्मा क्या करेंगे, यह बात भी नोट किया जाएगा बेलागंज के उपचुनाव में। निश्चित रूप से जगदीश शर्मा जिस तरह से जेडीयू से नाराज चल रहे हैं, जी। जिस तरह से जगदीश शर्मा, अब उनको कितना आश्वस्त किया गया था टिकट के लिए, उनके बेटे को टिकट के लिए, नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, हम्म। नाराजगी तो है। और उन्होंने हम्म। कहा था कि भाई मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, और वो वोट मांगने गए भी नहीं। तो क्या अरुण कुमार अगर एनडीए उम्मीदवार के साथ खड़े हो जाते हैं, एक चर्चा जी। ये भी चल रही है कि हम्म। अरुण कुमार भी कहीं ना कहीं से एक उम्मीदवार बनने की कोशिश बेलागंज में खुद भी कर रहे हैं। एनडीए बेटे के को लिए। समर्थन देने की बात तो कर ही रहे हैं, वो हम्म। बेलागंज से बाई इलेक्शन भी लड़ने की बात उनकी चल रही है। कल मैंने देखा कि कुछ स्वयं के अपने बेटे के लिए, अब स्वयं की स्वयं बेटे के लिए। स्वयं या बेटा जो भी हो ऑप्शन, लेकिन जी। एक उम्मीदवारी को लेकर के इनका भी प्रयास चल रहा है। और जी। प्रयास कहां से चल रहा है, इशारों में आप चीजों को समझ सकते हैं कि कहां से वो हम्म। प्रयास कर रहे हैं। तो हम्म। अभी निर्णय पार्टी नहीं ले पा रही है कि इनको उम्मीदवार बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, क्योंकि कुछ लोगों के साथ जो इनकी दिल्ली में मुलाकातें हुई, पटना में मुलाकातें हुई, उन बातों को सरफेस पर लाया गया, और फिर जब इनका बयान आया कि हम एनडीए के समर्थन में रहेंगे, तो एक प्रयास हम्म। ये कर रहे हैं। तो बेलागंज का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। क्या बिल्कुल। मनोरमा देवी या मनोरमा देवी के बेटा उम्मीदवार होगा वहां से, बेलागंज से? हम्म। एक तरफ सुरेंद्र यादव के बेटे की बात चल रही है, या जितेंद्र यादव जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनकी बात भी चल रही है। तो अगर आमने सामने के टक्कर में जनसुराज किसी माइनॉरिटी पर अगर दाव लगाती है जनसुराज पार्टी, तो एक कोण बड़ा ये बनेगा, और फिर कोई कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है। चूंकि कहीं ना कहीं से गांव में, चौक चौराहे पर प्रशांत किशोर जी अब एक डिबेट में आ गए हैं, इनकी चर्चा बिल्कुल। होती है। ये लोग कहता है कि बोलते अच्छा हैं, लगता है कि वो हमारी बात कर रहे हैं, उनकी बात हम सुनना पसंद करते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं से प्रशांत किशोर ने अपनी जगह तो मतदाताओं के बीच में बना ली ही। वो जी। वोट में टर्न होगा या नहीं होगा, ये तो हम लोग जरा बाई इलेक्शन का रिजल्ट में देखिए देखेंगे। एक एक और बात हो जाएगी ना संजय जी, देखिए जो परिवारवाद की बात हो रही है, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 1250 परिवार, यदि हम उम्मीदवारों की बात करें, जो संभावित उम्मीदवार हैं, बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे, जेडीयू से मनोरमा देवी या उनके बेटे, यही चर्चा हो रही है। रामगढ़ से जगदानंद सिंह के बेटे, अब तरारी से सुनील पांडे या उनके बेटे, तो इमामगंज से जीताराम मांझी के बेटे या बहू, तो फिर बहुत ये परिवार वाली बात। तो ये बात भी आगे जाएगी, जो आप कह रहे हैं चौक चौराहे पर डिबेट, जो प्रशांत किशोर ने शुरू की है कि क्या चुनाव इन्हें ही लड़ने का अधिकार प्राप्त है, या कोई दूसरा काबिल गरीब भी चुनाव लड़ सकता है। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चुनाव हम लड़ाएंगे, बाकी जो व्यवस्था है उसके लिए चिंता नहीं करनी है। तो यदि यह प्रयोग कहीं से भी चल पड़ा
तो फिर जो ट्रेडिशनल पार्टी है और बिहार में जो आरजेडी है और जो जेडीयू है, इनके लिए संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। निश्चित रूप से परिवारवाद वाली बात में वो जनता तक गहराई से ये चीजें पहुंच गई है कि ये लोग अपने परिवार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जो उनके साथ उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी जो हैं, दबी जुबान से ही सही, लेकिन इसको महसूस तो करते ही है ना कि हमारी यात्रा दरी और कुर्सी लगाने से शुरू होती है, मंच सजाने और ताली बजाने तक खत्म हो जाती है। आगे की बिल्कुल। यात्रा में हम कहीं टिकते नहीं हैं। टिकते वही हैं जिनके पास साधन हो, ताकत हो, और आज का जो कभी बाहुबल का जमाना था उसके बल पर लोग चुनाव में परिणाम देते थे, आज धनबल का जमाना है कि धन की ताकत जिनके पास होती है वो कहते हैं कि चूंकि हम ताकतवर है इसलिए हम परिणाम ले आएंगे। इसके बीच में अगर प्रशांत किशोर एक विकल्प दे दिए कि ठीक है, एक वैसा उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे जो न बाहुबली हो न धन का बली हो, लेकिन उम्मीदवार होगा और वो उम्मीदवार जनता का उम्मीदवार होगा। आपको तय करना है आप उन्हें क्या करेंगे, उन्हें जिता के भेजेंगे, आप उन्हें किनारे लगा देंगे, आपको वही लोग पसंद हैं जो वो 1250 परिवार के इर्द गिर्द में हैं या उन्हीं से निकल करके आए हैं, तो जनता को सोचने के लिए मजबूर तो हो ही जाएगी ना। और अगर जनता बिल्कुल। सोच ली, आप देखिए ना 2005 के बाद मैं बार बार रूपौली और शंकर सिंह पर इसलिए जा रहा हूं कि वो एक प्रयोगशाला के रूप में रहा। वो आदमी लगातार निर्दलीय चुनाव हार रहा है, लेकिन रुपौली की जमीन को वो हमेशा तराशते रहा, लड़ते रहा, संघर्ष करते रहा, और अंत में जनता ने मुहर लगा दी। न इंडिया को लगाई न एनडीए को लगाई, शंकर सिंह वहां से जीत गए। अगर प्रशांत किशोर इस बात को समझाने में कामयाब हो गए, ठीक है, परिवार, जाति, समीकरण, पार्टी, अगर वो उन्हीं उम्मीदवारों पर बार बार दौड़ लगाती है, एक उम्मीदवार मेरा भी है, जरा देख लीजिए आजमा करके। अगर टेस्टेड नहीं होंगे 1 साल के बाद, फिर आपको तय करनी है, आप इनको अगली बार नहीं चुनिएगा, अगली बार फिर आप अपनी इच्छा से चुनिएगा। तो प्रशांत किशोर, बिल्कुल आपने सही कहा, जीतनराम मांझी परिवार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, सुरेंद्र यादव परिवार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, जगता तैयार बाबू, नहीं है। हाँ, जगता बाबू परिवार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, सुनील पांडे पिता पुत्र दोनों बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसी उम्मीद में शामिल हुए हैं कि बीजेपी हमें चुनाव लड़ाएगी, वो परिवार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। परिवार से बाहर निकले हुए लोग अगर जनता के बीच में एक ऑप्शन के रूप में ही सही होते हैं, तो मैं मानता हूं कि इसकी गुंजाइश बनती है कि जनता उनके बारे में सोचे, और हो सकता है कि जनता मुहर भी लगा दे। ये बिहार के लिए एक बड़ा मैसेज होगा, चूंकि ये अरे आप लिटमस टेस्ट होगा। बिल्कुल, बेलागंज के बाद यदि हम रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में देखिए, ठीक है, सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव जीत गए, जो अंतिम चरण में चुनाव था लोकसभा को, उसमें देखा ही आपने परिणाम कैसे बदला। लेकिन हमें याद रखना होगा कि 2020 में बहुत मुश्किल चुनाव जीते थे सुधाकर सिंह रामगढ़ में। तो इस बार रामगढ़ में यदि त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो फिर किसका वोट कटेगा, किसका वोट बचेगा, यह बड़ी बात। और इसका भी ध्यान रखना होगा कि रामगढ़ में बसपा भी एक फैक्टर आता है। रामगढ़ में बसपा बहुत बड़ा फैक्टर है, चूंकि वहां पर बसपा का एक बड़ा वोट बैंक है और वो बसपा वहां से चीजों को प्रभावित करती है। तो अगर बसपा का उम्मीदवार, एनडीए इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार और जनसुराज का उम्मीदवार, अगर इनके बीच में वो तय करना होगा, चूंकि ऐसा कुछ नहीं है कि सुधाकर सिंह बोलते जरूर थे मुखर होकर के, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने रामगढ़ में नहीं किया है जिसको लेकर के, वो तो ठीक है, सबको पता है कि एक पवन सिंह ने कैसे खेल को पूरा बिगाड़ा, उस शाहाबाद का पूरा समीकरण कैसे गड़बड़ाया, ये सबको पता है। उसका लाभ इंडिया गठबंधन को आरा में भी मिल गया, इंडिया गठबंधन को बक्सर में भी मिल गया, इंडिया गठबंधन को यहाँ भी मिल गया, जहां से जी काराकाट में भी मिल गया। तो क्या विधानसभा के बाई इलेक्शन में वैसा कोई समीकरण तो है नहीं, कोई पवन सिंह तो वहां जा नहीं रहे हैं। तो बसपा का अपना एक प्रभाव क्षेत्र, बसपा क्या चीजों को तय करती है, अगर बसपा से संबंधित कोई उम्मीदवार पर कोई पार्टी दाव लगा देती, चूंकि सुन रहे हैं कि बीजेपी भी शायद अशोक सिंह वगैरह पर दाव लगाने की बात चल रही है कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं, यहां से भी इनके सुधाकर सिंह के भाई,
तो दो तो आमने सामने राजपूत जाति के कैंडिडेट वहां रामगढ़ में होंगे। इसके जी बीच में अगर बसपा का कोई उम्मीदवार और कोई वैसा उम्मीदवार जो न्यूट्रल छवि का हो, जो थोड़ा सा इस गठबंधन से या इस जातीय जो ये है उससे कड़ी से थोड़ा बाहर का उम्मीदवार हो, लेकिन साफ सुथरी जी छवि का उम्मीदवार, एक ऐसा उम्मीदवार जो लोगों के बीच में कहे कि भाई एक बार हम पर भरोसा करके देखिए, तो ठीक आप कह रहे हैं कि रामगढ़ की लड़ाई भी आसान लड़ाई नहीं होगी। ये सीट बिल्कुल। बचाना और सीट छीनना, ये दोनों लड़ाई में कोई तीसरी भी बाजी मार सकता है, इसको भी स्वीकार किया जा सकता है। इसको भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लड़ाई कैसी बन रही है, त्रिकोणीय बन रही है या चतुष्कोणीय बन रही है। और इमामगंज में ही देखिए ना, इमामगंज में क्या है, पहले तो मांझी जी के घर में लड़ाई है कि बेटा लड़े कि बहू लड़े। तो यह लड़ाई भी है। और देखिए जो हमने बात कही कि नीतीश कुमार की ताकत की परीक्षा भी हो जानी है कि उनके चेहरे की चमक कितनी बची है और कितनी बुझी है, कि नीतीश कुमार के नाम पर आज भी वोट मिलेगा या कम हुआ है, यह भी परीक्षा होगी। नहीं, मगध का चुनाव अगर 2020 का चुनाव भी देखेंगे तो काफी हो गए मगध, थे। हाँ, तो मगध के इलाके में नीतीश कुमार पराजित ही हुए थे। कारण बिल्कुल। जो हो, चिराग पासवान कारण हो, कारण जो हो, लेकिन मगध हम्म, में बहुत अच्छा जेडीयू परफॉर्म नहीं कर पाई थी। जी। मगध में जो सीटें था वो मैक्सिमम सीटें आरजेडी जीत करके आ गई थी। तो अब हम्म, मगध के इमामगंज में देखना होगा कि ठीक आपने कहा कि जीतन राम मांझी का पहले परिवार में ही क्लेश है, वहां जी ही बेटा और बहू के बीच में एक है चल रहा है। अब कैसे इसको सुलझा पाते हैं। दूसरी बात, चिराग पासवान की नजर है इमामगंज पर, चूंकि जीतन राम मांझी जिस तरह से पशुपति कुमार पारस के बारे में बोल जाते हैं, सब बिल्कुल। कैटेगरी पर बोल बिल्कुल। जाते हैं, अरुण भारती का जिस तरह से बयान आ रहा है, और उदय नारायण चौधरी से लेकर के इमामगंज में फिर जनसुराज की भी उपस्थिति है। मैं आपको बता रहा हूं जी। कि जनसुराज की मजबूत उपस्थिति है वहां। और अगर जनसुराज से, चूंकि उनके अध्यक्ष भी अभी दलित है, और अगर बिल्कुल। कोई दलित चेहरा पर स्वाभाविक है कि वहां दाव लगाएगी जनसुराज, तो कोई जी वैसा चेहरा जिस पर परिवारवाद का आरोप न हो, वो गरीब घर का निकला हुआ बच्चा हो, जिसको जनसुराज पार्टी अपने साधन से चुनाव लड़ाती है, तो वहां की लड़ाई भी दिलचस्प हो सकती है। और बिल्कुल मैं सहमत हूं कि नीतीश कुमार का भी एक टेस्ट हो जाएगा कि क्या इनके चेहरे की चमक और जो समीकरण बाबू का जो इनका अभी मिला हुआ है कि जी समीकरण साधते हैं और परिणाम इनके हिस्से में आ जाता है, तो क्या ये बिल्कुल। समीकरण बाई इलेक्शन में भी हम लोगों को बेलागंज इमामगंज में दिखेगा या वो समीकरण नहीं दिखेगा, थोड़ा हम लोगों को इंतजार करनी। चलिए तो देखिए, ये तो इंतजार कर लेंगे, लेकिन इस इंतजार के बीच और विधानसभा के उपचुनाव की जब रणभेरी बजी है, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा, यह कितना प्रासंगिक होगा अभी के समय में। उपचुनाव और इधर हिंदू स्वाभिमान यात्रा, क्या मुसलमानों को और गोलबंद कर देगा या हिंदू और गोलबंद हो जाएंगे? यादव तो छिटकने से रहे। ये मुसलमानों को और गोलबंद कर देगा, बिल्कुल मैं इसका स्ट्रेट आंसर मैं देता हूं। हम्म। क्योंकि जो स्वाभिमान यात्रा में ये निकाल रहे हैं, इसमें हम्म। जो गोलबंदी में थोड़ी बहुत, इसी वजह से तो जेडीयू ने अपनी नाराजगी साफ साफ व्यक्त कर दी। क्योंकि बिल्कुल। जेडीयू को लगता है कि अगर हम्म। मुस्लिम कम्युनिटी न्यूट्रल भी रहे तो उसमें हमारी जीत की गुंजाइश बनती है। अब जी इसी समय अगर ये शुरू करेंगे और ये अपना बोलना शुरू करेंगे जिस तरह के ये विश्वमन करते हैं, तो ये स्वाभिमान को कितना जगा पाएंगे नहीं जगा पाएंगे, लेकिन अपने जो जिस गठबंधन एनडीए गठबंधन में उसका तो ये नुकसान करा दे, इस जी। सच्चाई को मानना हो। तो हम्म, अभी का जो टाइमिंग को लेकर के अगर आप सवाल करेंगे तो टाइमिंग शायद गिरिराज सिंह ने सही नहीं चुना है। बाई इलेक्शन का जी समय है जब बिल्कुल। मुसलमान, आपको याद होगा 2010 में अच्छा खासा मुसलमानों का वोट जेडीयू को हाँ मिला हाँ, था। निश्चित तौर पर। जी जी जेडीयू को मिला था। आज भी जी कई जी। मुसलमान नेता नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। अशफाक करीम कटिहार से राज्यसभा के सांसद थे और जब उनको टिकट नहीं मिला तो रुपौली में प्रचार कर रहे थे। अब हम्म। जैसे ही गिरिराज सिंह वो सीमांचल में जाकर के कुछ बोलने लगेंगे, ये कहीं और कुछ बोलने लगेंगे, मैसेज तो अब तो जमाना सोशल मीडिया के है, तुरंत वायरल हो जाता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल।
जेडीयू ने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है और बीजेपी के भी बड़े नेता गिरिराज जी सिंह के इस निर्णय से मुझे नहीं लगता है कि बहुत खुश हैं। शायद गिरिराज सिंह थोड़ा ठहर जाते तो ज्यादा अच्छा होता, चूंकि ये अपना लाभ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, हिंदुओं के स्वाभिमान को जगा के ध्रुवीकरण करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मुसलमानों को या जो अल्पसंख्यक है उनको तो जरूर पोलराइज कर देंगे। चूंकि जैसे ही ये बिल्कुल कुछ बोलना शुरू करेंगे, उनके अंदर में एक भय का वातावरण पैदा होगा। भय का हम्म, वातावरण होगा तो एक गोलबंदी होगी और स्वाभाविक रूप से वोट की फसल किनको मिल जाएगी, कौन काट लेंगे, सबको पता है। जेडीयू ने इसीलिए कल नाराजगी व्यक्त की और बीजेपी के भी बड़े नेता चुप्पी लगा गए इनके स्वाभिमान यात्रा पर। चलिए तो देखिए स्वाभिमान यात्रा पर चुप्पी है भाजपा के भीतर भी और जेडीयू के भीतर भी। और आज हमने आपको समझाया कि उपचुनाव का क्या प्रारंभिक गणित है। उम्मीदवारों की घोषणा हो जाने दीजिए, तस्वीरें और साफ होगी। बिहार की बात में हम आपको बताते रहेंगे कि उपचुनाव में कौन किधर आगे बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव की क्या स्थिति है, नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, प्रशांत किशोर की उपस्थिति किस रूप में महसूस की जा रही है। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।